इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ओबामा की पुस्तक। उन्होंने हाल ही में पब्लिश करी है द प्रॉमिस्ड लैंड। भारत के लोगों के लिए जो उन्होंने कहा उसके क्या मायने बनते हैं। हालांकि भारत की सोशल मीडिया में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ लिखा गया, मनमोहन सिंह के लिए बहुत कुछ लिखा जा रहा है और भारत की सोसाइटी के लिए बहुत कुछ लिखा जा रहा है। लेकिन ये हमने ऊपर के पहलू देखे। क्या हम जानते हैं या क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि ओबामा क्या कहना चाहते हैं या अमेरिका की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है? ओबामा की द प्रॉमिस्ड लैंड पर चर्चा करने से पहले और भारत के पॉलिटिशियंस की भारत की दिशा को देखकर जो उन्होंने कहा, उससे पहले हम अमेरिका की पॉलिटिक्स की बात करेंगे। यूएसए की पॉलिटिक्स किसी प्रेसिडेंट के बेस पर नहीं चलती, ये हमको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। कोई अगर ये कहे कि डोनाल्ड ट्रंप से पॉलिटिक्स चल रही है या बाइडेन से चलेगी या ओबामा से चलेगी, ऐसा नहीं है। अमेरिका की पॉलिटिक्स व्हाइट हाउस से चलती है। इसलिए कभी आपने देखा हो कि कोई स्टेटमेंट किसी प्रेसिडेंट ने दिया, उसके बाद दूसरे दिन व्हाइट हाउस उस पर क्लैरिफिकेशन भी देता है। जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट दिया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर से उनकी ऐसी वैसी बात हुई, तुरंत क्लैरिफिकेशन व्हाइट हाउस ने दिया। ऐसे ही आपको याद होगा कि जॉर्ज बुश जिस समय राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने पहला स्टेटमेंट भारत के फेवर में और चाइना के अगेंस्ट में दिया था, लेकिन उसके दूसरे ही दिन उस पर खंडन व्हाइट हाउस ने देना पड़ा। कुल मिलाकर बात यह है कि व्हाइट हाउस पॉलिसी बनाता है और व्हाइट हाउस की पॉलिसी बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं 1 2 4 5 10 50 लोग बैठे हो। यूनिवर्सिटी से एक हायरार्की सिस्टम चलता है। यूनिवर्सिटी से हायरार्की सिस्टम का मतलब है कि हायरार्की में यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है, हर एक डिपार्टमेंट रहता है, साउथ ईस्ट एशिया को लेकर, साउथ एशिया को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर, अमेरिका को लेकर, अफ्रीका को लेकर, अमेरिका के दूसरे कंट्री, हर एक कंट्री, हर एक रीजन के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए उनका एक रिसर्च सेंटर रहता है। हमने भी इस तरह का रिसर्च सेंटर बनाने की कोशिश जेएनयू में की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सफल होने की बजाय पूर्ण रूप से विफल हुआ और वो नेगेटिव कर गया। ये दुधारू तलवार है, ये दोनों तरफ से काम कर सकती है। जेएनयू देश के अगेंस्ट में चला गया, जबकि अमेरिका के जो थिंक टैंक इसी प्रकार के रहते हैं, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ उनकी रहती हैं और उनमें जो विशेष स्टडी सेंटर्स रहते हैं, वो वहाँ रिसर्चें करते हैं, ऑन ग्राउंड पर रिसर्च करते हैं, पॉलिसीज़ पर रिसर्च करते हैं, वर्ल्ड की पॉलिसीज़ पर रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च करने के बाद पीएचडियाँ देते हैं या रिसर्च वर्क अनाउंस करते हैं। वो रिसर्च वर्क वहाँ से होता हुआ एक फाइन कैपेसिटी में, उसके बाद थिंक टैंक के बाद व्हाइट हाउस के बाद कैबिनेट में या प्रेसिडेंट के सामने रहता है और वहाँ तय होता है कि हमारा भविष्य का फ्यूचर क्या हो, हम किस कंट्री के साथ कैसे डील करेंगे, किस कंट्री की अमेरिका को आवश्यकता है, किस कंट्री की आवश्यकता अमेरिका को नहीं है, कौन सी कम्युनिटी पर टारगेट लगाना है, कौन सी कम्युनिटी पर टारगेट नहीं लगाना है। फिलहाल जैसे अमेरिका ने सबसे पहला टारगेट कम्युनिज्म को रखा, क्योंकि रशिया बहुत तेज बढ़ा तो कम्युनिज्म उनका पहला टारगेट था। उन्होंने रशिया को तोड़ा, कोल्ड वॉर चला। अभी कम्युनिज्म का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो गया एपिसेंटर चाइना में, तो चाइना उनका टारगेट है। लेकिन दूसरा टारगेट उनका इस्लामिक चरमपंथ है, इसलिए वो इस्लामिक चरमपंथ को लेकर चाहे अफगानिस्तान उनको करना पड़े, चाहे इराक उनको करना पड़े, या वो और संसार के अबोटाबाद में उनको हमला करना पड़े, या ओसामा बिन लादेन के नाम से हमला करना पड़े, जो भी उनको करना होता है, उनके 2 टारगेट वर्ल्ड में इस समय हैं। पहला कम्युनिस्ट और दूसरा इस्लामिक चरमपंथ। इन दोनों पर वो स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, इसलिए पॉलिसीज़ उनकी लगातार चेंज होती रहती हैं। ये पॉलिसीज़ आपको अमेरिका के राष्ट्रपतियों के स्टेटमेंट्स में और व्हाइट हाउस की पॉलिसीज़ में दिखाई पड़ जाएगा। केवल राष्ट्रपति का तरीका कैसा हो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये राष्ट्रपति के पास उसकी अपनी कैबिनेट रहती है, लेकिन पॉलिसी पहले से तय हो जाती है। व्हाइट हाउस तय कर लेता है कि हमने इस कंट्री के साथ ऐसा करना है। जैसे भारत के साथ दोस्ती को लेकर मैंने पहले भी बताया था कि 1944-45 में ही ये तय कर लिया अमेरिका ने कि हमें भारत के नज़दीक जाना है और भारत को अपने खेमे में लाना है। इसके लिए वो बहुत प्रयास करते रहे, नहीं ला पाए, दैट वाज द डिफरेंट थिंग। लेकिन जॉर्ज बुश के प्रशासन के समय पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो उस समय सत्ता में पार्टी थी, उसके मेंटर हुआ करते थे और ये घोषणा करते घूम रहे थे कि हम 1-2-3 एग्रीमेंट के तहत वो न्यूयॉर्क बना देंगे हिंदुस्तान को और परमाणु ऊर्जा लेकर आएंगे, परमाणु लाइट लेकर आएंगे। व्हाइट हाउस में
उस पर चर्चा हुई, ओबामा प्रशासन बैठा, ओबामा प्रशासन ने थोड़ा समय देना चाहा, इसलिए ओबामा ने 123 एग्रीमेंट को थोड़ा डिले कर दिया और कहा मैं नए सिरे से उसको रिव्यू करूंगा, क्योंकि उनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर थोड़ा डाउट हुआ। बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी और 1-2 एग्रीमेंट फाइनल हुआ। 1-2 एग्रीमेंट फाइनल होने के बाद ओबामा प्रशासन ने किया, जबकि ओबामा तो डेमोक्रेट थे और शुरुआत ये की हुई थी रिपब्लिकन की। डेमोक्रेट्स के जाते जाते, ओबामा के जाते जाते भारत में सत्ता बदल चुकी थी और भारत में सत्ता अब नरेंद्र मोदी की आ चुकी थी। मोदी जी ने खुलकर दांव खेला और दांव खेलने के बाद ओबामा को अपने नज़दीक अपनी फ्रेंडशिप उन्होंने जाहिर की। अमेरिका 1944-45 से भारत के खेमे में आना चाहता था, भारत को अपने खेमे में लाना चाहता था। नरेंद्र मोदी सरकार के आते आते भारत की पॉलिसी के तहत जो मनमोहन सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 कदम आगे बढ़ाए, मनमोहन सिंह तटस्थ रहे और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उसको संपूर्ण किया। हमारी पॉलिसी भी ऐसी है, हमारे भी 2 बड़े दुश्मन हैं संसार के इस समय, पहला इस्लामिक चरमपंथ और दूसरा कम्युनिज्म। अमेरिका का पहला कम्युनिज्म और दूसरा इस्लामिक चरमपंथ है, इसलिए हमारी दोनों की अच्छी पटी। अब प्रेसिडेंट जब ऐसा कहना शुरू करता है, चूंकि ओबामा को रिटायर हुए 4 साल हो गए और उनको ये 4 साल अपनी पुस्तक द प्रॉमिस्ड लैंड लिखने में लग गए, इसका मतलब ये हो गया कि ओबामा के मस्तिष्क में भी कुछ और रहा होगा। और बाइडन जो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, बाइडन ओबामा के डिप्टी रहे, यानी कि बाइडन पर अब बहुत विश्वास और बाइडन की पॉलिसीज को तय करना, बाइडन की पॉलिसीज को डिफाइन करना या रिफाइन करना, ये काम ओबामा ने अपने हाथ में ले लिया है। ये दिख रहा है, क्योंकि चुनाव में भी पूर्व राष्ट्रपति चुनाव में नहीं जाते, लेकिन चुनाव में भी ओबामा बाइडन के लिए वोट मांगने के लिए निकले। यानी कि डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसीज होंगी, जो ओबामा की पॉलिसीज होंगी, उन पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के लिए वो बाइडन का साथ देंगे। अब बाइडन का साथ देने से पहले भारत में उनको अपनी फिजा बनानी है, भारत में एक नई सिचुएशन बनानी है। उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने द प्रॉमिस्ड लैंड में भारत की चर्चा की, लेकिन चर्चा कितनी नकारात्मक की, ये सोचने की बात है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तो खुशखबरी है कि उन्होंने जितनी चर्चा की वो नरेंद्र मोदी सरकार के फेवर में जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि भारत दुश्मनों का देश है, आपस में दुश्मनी, पॉलिटिकल दुश्मनी या एथनिक दुश्मनी और बहुत गंदी बस्तियां, बहुत गंदे क्षेत्र, बहुत गंदी प्रैक्टिस और सभी प्रकार के, ओबामा कहते हैं कि सभी प्रकार के करप्शन भारत में पाए जाते हैं। जब मैंने भारत का विजिट किया, एक विजिट उन्होंने 2010 में किया, दूसरा विजिट उन्होंने 2015 में किया, और दोनों विजिट्स की उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि भारत बहुत गंदी पॉलिटिक्स करने वाला, भारत में आधे लोगों को बिजली नहीं मिलने वाली, स्लम्स में रहने वाला, बहुत खतरनाक तरह के स्लम्स में भारत बसता है। साथ में उन्होंने कहा मनमोहन सिंह, अब देखिए बहुत गंभीर बात इसको देखने की है, मनमोहन सिंह की तारीफ लोग सुन रहे हैं कि मनमोहन सिंह की तारीफ करी, मनमोहन सिंह के लिए कहा परसिक्यूटेड सिख कम्युनिटी से आने वाला प्राइम मिनिस्टर बना। मैं समझ नहीं पाया कि सिख कम्युनिटी कब, पूरे के पूरे 500 साल में कब वो परसिक्यूटेड हो गई, मैं आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन ओबामा ने जो शब्द इस्तेमाल किए, परसिक्यूटेड सिख कम्युनिटी या सिख रिलीजन, आप सोच के देखो कि परसिक्यूटेड कब रहा होगा। सिख कम्युनिटी हिंदुइज्म से निकले, हिंदुओं के जो बड़े वरिष्ठ जुझारू बच्चे थे उनको लेकर सिखिज्म बना, यानी कि सेनाएं बनी। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको पूरा यूनिफॉर्म दिया, और गुरु गोविंद सिंह ने यूनिफॉर्म देने के बाद इस कम्युनिटी से हमने लगातार मुगलों से लड़ाई लड़ी, देश को मुगलों से स्वतंत्र करवाया। जब अंग्रेज आया तब तक मोस्टली देश में स्वतंत्रता हो चुकी थी, थोड़े बहुत मुस्लिम गवर्नर्स बैठे हुए थे, लेकिन केंद्र की सरकार हम तोड़ चुके थे। और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा सिख कम्युनिटी का। महाराजा रणजीत सिंह ने पूरा उत्तर भारत कैप्चर करके रखा था, पूरे उत्तर भारत के वो सम्राट हुआ करते थे, लोगों का उन पर विश्वास था। दक्षिण भारत में हमेशा से कुछ और रहा है, और पूर्वी भारत में अंग्रेज आ चुका था। मुझे समझ नहीं आया कि सिख कम्युनिटी कब परसिक्यूटेड हो गई, लेकिन सिख कम्युनिटी जिस प्रकार वो खालसा और ये मूवमेंट चला रही है, वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं कि भारत को डिवाइड कैसे हो। इन फ्यूचर उनकी पॉलिसी ये होगी कि वो सिख कम्युनिटी को बल दें और भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो यूके की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाएं। वो कहते हैं राजनीतिक विद्वेष भारत में है,
ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें राजनीतिक विद्वेष नहीं होता? क्या वेडन और ट्रंप के बीच में राजनीतिक विद्वेष नहीं है? वो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष इस लेवल का है कि एक दूसरे को मरने को तैयार है। मनमोहन सिंह के लिए वो कहते हैं कि वो बहुत चिंतित हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति भारत में घृणा पैदा होती जा रही है। सोचिए कि इसका मतलब ओबामा क्या सपोर्ट करना चाहते हैं? भारत में परसिक्यूटेड होता जा रहा है हिंदू, मुस्लिम क्षेत्र बढ़ रहे हैं, मुस्लिमों के अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस्लाम के नाम से अत्याचार बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ गलत देश में हो रहा है। लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद और कौन कौन से तरह के जिहाद भारत में छे हुए हैं, और क्या नहीं करने की कोशिश की जा रही है। मैंने अभी पीछे बताया था कि वो अब गोल्ड मार्केट पर उनका हमला है और वो धनतेरस आपकी छीनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन सीए का प्रोटेस्ट की तरह कोई बड़ा प्रोटेस्ट होगा गजवाए हिंद का, तो धन गोल्ड में है जो लिया जा सकता है आसानी से और उससे मूवमेंट चलाया जा सकता है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर के समय पर प्राइम मिनिस्टर की यह चिंता कि मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति घृणा बढ़ती जा रही है भारत में, यह उनकी चिंता है। मैं समझ नहीं पाया कि ओबामा कहना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी के लिए बच्चा कहते हैं, समझ में आता है। सोनिया गांधी को ब्यूटीफुल कहते हैं, समझ में आता है। ब्यूटीफुल मां का ब्यूटीफुल बच्चा है, समझ में आता है। लेकिन सिख परसिक्यूटेड कब हो गए? मुस्लिम कम्युनिटी भारत में कब टारगेट हो गई? भारत में आपस में वैमनस्यता, डिवाइड भारत कब हो गया? भारत में एक दूसरे के प्रति तलवारें लेकर लोग खड़े हुए, ऐसा कब हो गया भारत में? ओबामा शायद जानते नहीं है कि भारत की कम्युनिटी सदियों पुरानी है, हजारों शताब्दियों पुरानी है, और ये कम्युनिटी ही एक ऐसी है जो सदैव आपस में मेल भाव रखती है। वो सेकुलरिज्म की बात करता है, कहता है कि भारत में एथनिक विद्रोह हो गया है, एथनिक एनवी हो गए हैं। आप मुझे बता दीजिए कि भारत, हिंदू से बड़ा सहिष्णु कौन मिलेगा? हिंदू ऐसा सहिष्णु है जिसमें संसार की सभी जातियां समाहित हो जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट जिस पर ऑर्डर कर चुका हो कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार और यहाँ की भारत माता को, यहाँ की लैंड को अपनी भारत माता मां मानने वाला व्यक्ति हर एक हिंदू है। हिंदू किसी रिलीजन से नहीं होता, हिंदू किसी कास्ट से नहीं होता। वो कहता है स्लम्स बह रहे हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी बात है कि ओबामा जब आया और भारत में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय देश सब अव्यवस्थित था और बाद में अभी सब व्यवस्थित हो गया। नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी नहीं कहा, ऐसा भी कहते हैं लोग। नरेंद्र मोदी एक ऐसे वैश्विक लीडर हैं जिनके लिए कहना इतना आसान नहीं है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी को जब अमेरिका ने बुलाया नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो उन्होंने पहली विजिट अपनी कनाडा की करी। ओबामा उस समय सत्ता में थे। ओबामा को टाइम्स मैगजीन में एक आर्टिकल लिखना पड़ा मोदी की कसीदे कसते हुए। क्यों? क्योंकि भारत के बगैर अमेरिका का काम आज की तारीख में नहीं चल सकता। उसके दो बड़े दुश्मन हैं, वो सिर्फ भारत के साथ मिलकर लड़ सकते हैं, क्योंकि 1000 वर्ष हमने मुस्लिम चरमपंथ से लड़ा और कम्युनिज्म से हम लड़ रहे हैं। इसलिए उनको वो अनुभव नहीं है जो हमको है। यूरोप को भी वो अनुभव नहीं है। यूरोप तो अब फंदे में इस्लामिक चरमपंथ के फंसा है। हमारे पास तो 800 वर्ष तक शासन करने के बाद भी हमने उनका सफाया किया। पाकिस्तान इस्लामिक चरमपंथ के आधार पर गढ़ा गया, लेकिन उसको भी नरेंद्र मोदी सरकार ने पैदल किया। इसलिए हमारे बगैर उनका काम नहीं चल सकता। और नरेंद्र मोदी के लिए कोई भी टिप्पणी करना, मोदी के स्वभाव को वो जानते हैं। मोदी का स्वभाव अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका कोई ऐसा सगा नहीं है कि जो मोदी अमेरिका के बगैर नहीं चल सकता है। इसलिए मोदी के लिए टिप्पणी करना उस ओबामा के लिए इतना असंभव है कि उन पर टिप्पणी करना का मतलब यह होता है कि उसके क्या मीन्स निकलेंगे और भारत किस रास्ते पर जाएगा, ये ओबामा सोच भी नहीं सकते। भारत स्वयं में सेल्फ सफिशिएंट है। वो अब ये देखने लगे हैं कि कांग्रेस की सत्ता अगर पलट जाती है तो वो खेल सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ वो खेल नहीं सकते। क्योंकि जिस प्रकार से दोस्ती की अमेरिका ने, भारत के बेस चाहता था। वाजपेयी सरकार ने दोस्ती तो की, लेकिन अपने बेस नहीं प्रोवाइड किए। नरेंद्र मोदी ने दोस्ती तो की, लेकिन अपने बेस प्रोवाइड करने से साफ मना कर दिया, हम कोई बेस नहीं देंगे। इसलिए आपकी सेनाएं हमारी लैंड पर नहीं आएंगी, आपकी सेनाएं हमारी नावल क्षेत्र में नहीं आएंगी, आपकी सेनाएं हमारे एयरबेस पर नहीं आएंगी। हमारी लड़ाई हमारी है। अगर दूसरी तरफ से घेराव कर सकते हैं तो करिए, लेकिन हम अपनी लैंड का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देंगे। जो अमेरिका का पुराना स्वभाव है कि वो साथ में आते, साथ में आकर दूसरे पड़ोसी से युद्ध लड़ते और फिर आपकी लैंड पर बैठ जाते और लैंड को खाली नहीं करते। ओबामा की ये मंशाएं
पूरी नहीं हो सकती, अमेरिका की ये मंशाएं कभी भारत में पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मोदी के लिए कुछ भी कहना उनको 1,00,000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जिस मिट्टी के बने हैं, देव कृपा जिसके ऊपर हो, उसके लिए शब्द निकालने में, शब्द चुनने में भी बड़ी दिक्कत होती है। अगर ओबामा को प्रॉमिस्ड लैंड में ये लिखना था तो फिर टाइम्स मैगजीन में जो मोदी के कसीदे उन्होंने पढ़े थे उस समय, वो क्या था? क्या उसको जोड़कर देखना चाहिए? और भारत की कम्युनिटीज को आप ये कह दें कि आपस में दुश्मनी है, भारत में लोग शोषण करने वाले पैदा होते रहे, हर तरह का करप्शन भारत में है, मैं मान सकता हूं, लेकिन कौन से देश में नहीं है? और भारत में शोषण करने वाले लोग पैदा होते हैं, किसका शोषण करते रहे? किसका शोषण हुआ? स्वतंत्रता के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होने के बाद हर एक व्यक्ति भारत में फंडामेंटल राइट लेकर आया। भारत के फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट आज भी पूरी शक्ति से देने को बैठा हुआ है, और भारत सरकार लगातार फंडामेंटल राइट्स पर काम करती है। तो ओबामा किसके लिए कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, या क्या कहना चाह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि उनकी फ्यूचर पॉलिसी है, जो भारत को जिस दृष्टि से वो देखते हैं और भारत के साथ वो जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, भारत को जिस तरह से वो डील करना चाहते हैं, ये उनकी मंशाएं पूर्ण नहीं होती। इसका मतलब ये होगा कि कम्युनिज्म को जिस समय परास्त कर लेंगे, जिस समय इस्लामिक चरमपंथ को संसार से खत्म कर लेंगे, तीसरा टारगेट अमेरिका का भारत होगा, और भारत अपनी लैंड पर जगह नहीं देने देगा। इसलिए उनकी मंशाएं पूर्ण होती दिख नहीं रही हैं। और भारत एक ऐसा देश है, अमेरिका तो बहुत बाद में बना, अभी तो बच्चे हैं वो इस संसार की संस्कृति में, लेकिन भारत वो सबसे एंशिएंट कंट्री है जिसको हर प्रकार का अनुभव है। हम मुगलों की सत्ता, मुसलमानों की सत्ता के बावजूद रामायण लिखते रहे, रामचरितमानस लिखते रहे, हम आला ऊदल लिखते रहे, हम पृथ्वीराज रासो लिखते रहे, सूर कबीर तुलसी अपना योगदान देते रहे। ये भारत है, यहां की जड़ें कितनी गहरी हैं ये ओबामा छोड़ दीजिए, ओबामा के पूर्वज भी पता नहीं कर सकते। ओबामा लोग वो लोग हैं जो अफ्रीका से आए, अमेरिका को अपना बाप बनाया, और वहां पर वो उसको अपना बाप बनाकर चलते हैं। ये अमेरिकन लैंड को मैं मानता हूं अपॉर्चुनिस्टों की लैंड है। संसार के जितने अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो चाहे हमारे देश से जाएं चाहे किसी और देश से जाएं, सारे अपॉर्चुनिटी अमेरिका में इकट्ठे होते जाके। भारत की मिट्टी ऐसी नहीं है, भारत का खून ऐसा नहीं है। हम अपॉर्चुनिटी पे नहीं, हम अभिमान पर जीते हैं, हम स्वाभिमान पर जीते हैं, हम भारत की भूमि पर जीते हैं, भारत की भूमि को अपनी मातृ भूमि मानते हैं और मां के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। अपॉर्चुनिस्टों की लैंड भारत नहीं है, भारत बलिदानियों की लैंड है, भारत सेनानियों की लैंड है। भारत में गुरु गोविंद सिंह पैदा होते हैं, जिनको आप परसिक्यूटेड कहते हैं, वो भारत को मुगलों से स्वतंत्रता दिलाते हैं। भारत में सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा होते हैं कि जापान जब कहता है कि हम आगे आएंगे तो वो जापान के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। भारत की लैंड ऐसी है जो कपड़े छोड़कर लंगोटी पर युद्ध लड़ने को तैयार होती है, घास खाकर हम युद्ध लड़ते हैं। हम अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। अमेरिका की लैंड पूरी अपॉर्चुनिस्ट है, और उसमें 90% लोग अपॉर्चुनिस्ट पाए जाते हैं जो हमेशा अमेरिका के फेवर में काम करते हैं, नो अदर देन अमेरिका। हालांकि ये पॉलिसी सबकी होनी चाहिए, हमारे देश की भी होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका की ओरिजिनल इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं। ये तो अफ्रीकन है या एशियन है या फिर यूरोपियन है। अमेरिका का अपनी पौध कहां है? अमेरिका तो पैदा भी नहीं हुआ था। ऐसी जगह पर ओबामा जब शासन करते हैं तो ऐसे लोगों को भारत के लिए ऐसा लिखना शोभा नहीं देता। अमेरिका के ओबामा के इस राइटिंग को मैं सिरे से कंडेम करता हूं। हम राहुल गांधी हमारे देश के व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ के लीडर हैं, हमारे अपोजिशन के लीडर हैं। हम उनको मर्जी हो लड़ें, मर्जी हो वैसे करें, लेकिन आपको कमेंट करने का अधिकार नहीं है। हम अपने घर में कैसे लड़ेंगे ये हम तय करेंगे, ओबामा नहीं। ओबामा हमारे लिए कमेंट करेगा, भारत के मनमोहन सिंह के लिए कमेंट करेगा, भारत के मोदी के लिए कमेंट करेगा, भारत के राहुल गांधी के लिए कमेंट करेगा या सोनिया गांधी के लिए कमेंट करेगा। हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।